अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। और आपको याद होगा कि असम्बली ने, पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स से मुतल्लिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया था और इस वक्त वो सदर के पास मौजूद है और सदर के जो दस्तखत हैं, उनकी मंजूरी है उसके लिए। हालांकि ये है तो रस्मी मंजूरी, पार्लियामेंट से पास होने के बाद अगर सदर मंजूरी दे ना दें वो कानून बनी जाएगा, लेकिन फिर भी वो सदर के पास मौजूद है। लेकिन इसी दौरान, इसी वक्त में उस जो बिल है उसको चैलेंज कर दिया गया है मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में, जिसमें से एक सुप्रीम कोर्ट भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी तरह की एक अपील के ऊपर एक्शन लेते हुए एक 8 रुकनी बेंच बना दिया है जो इस बिल के ख़िलाफ़ समाअत करेगा। अब इस जो बेंच है उसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल, उनके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आशिया मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद 8 रुकनी बेंच में होंगे। अब इसके ऊपर ज़रा हम बात करेंगे। साथ ही साथ न सिर्फ ये बल्कि एक और जजमेंट भी आई है, जजमेंट नहीं कहेंगे उसको, एक और ऑर्डर भी आया है, एक और नोटिस भी जारी हो गया है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन पहले ज़रा इसकी बात करते हैं, क्योंकि बात ये हो रही थी जब काफ़ी दिनों से हम इस बिल के ऊपर बात कर रहे थे कि क्या अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और जब हुकूमत से ये सवाल हुआ कि अगर इस कानून साजी को अदालत की तरफ से मनसूख कर दिया जाता है, स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, तो फिर क्या रद्द अमल होगा हुकूमत का। रात शाहजेब खानज़ादा साहब ने भी राना सनाउल्लाह साहब से यही सवाल किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो देखिए ज़रा। साहब, एक और आसरा आपका उस कानून साजी पर है जो आप लोगों ने की, सदर ने नहीं किया था प्रूव, अब जॉइंट सेशन से हो गया, 10 दिन में उसे कानून बन जाना है, मगर वो चैलेंज हो गया पहले ही। लाहौर हाई कोर्ट ने के तो रजिस्ट्रार ने मुस्तरद कर दिया है, कह के जी कानून ही नहीं बना तो कैसे चैलेंज हो गया, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। अगर वो बनते ही स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर आपका वो आसरा भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारा वो आसरा ख़त्म होगा तो फिर पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुनासिब फ़ैसला लेगी और मुनासिब कदम जो है वो उठाएगी। लेकिन शाहजेब, आपने जिस तरह से ये बात की है कि जी वो ऐसे हो गया तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर कोई आइन की हुक्मरानी तो ना हुई, कानून की हुक्मरानी तो ना हुई, रूल ऑफ लॉ ना हुआ, ये तो फिर माइट इज़ राइट हुआ। तो फिर माइट इज़ राइट जो है वो फिर अगर दूसरी तरफ से होगा तो फिर हमें तो इसके ऊपर आप सज़ावार ना ठहराएं, फिर आप हमसे भी इसी किस्म की तवक्को करें। राना सनाउल्लाह की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, वो कहते हैं कि जी अगर मगर के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो फिर ये तो कानून और आइन की हुक्मरानी ना हुई, क्योंकि तसव्वुर तो यही है ना कि पार्लियामेंट अगर कानून साजी कर रही है तो वो सुप्रीम है। खैर, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर ये आइन और कानून के मुताबिक तो बात ना हुई, और दूसरी तरफ से ये माइट इज़ राइट वाली बात हुई। तो अगर दूसरी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर यही वाला रवैया, वैसा ही रवैया हमारी तरफ से भी समझ लिया जाए कि आएगा, हमें फिर कसूरवार ना ठहराया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस तरह का माहौल बन रहा है और अभी कानून बना नहीं है, अभी गुंजाइश है, इसके ऊपर जो अपील्स थी उनको एंटरटेन कर दिया गया है, गो कि ये सवाबदीद है, तो क्या इससे आगे आने वाला जो माहौल है, हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान में कशीदगी भी है, क्या इसमें मज़ीद इजाफा होगा या मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखा है कि क्या एक्ट बनने से पहले बिल पर समाअत अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम बढ़ा सकता है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि वो जो कंप्लायंस रिपोर्ट पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक सबमिट करवाई गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके ऊपर जी आज अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी ECP, DG लॉ, और उनको तलब किया गया है जुमे को, और ये कहा गया है कि ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेशी, ये बादी उन नज़र में अदालती हुक्म पर विफाकी हुकूमत का अमल दरामद ना करना नाफरमानी है, हुक्म अदूली है, और सबको पता है इसके नताइज क्या होते हैं, ये वाज़े है। तो अगर कोई शख्स जानते बूझते हुए ये करता है उसको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके लिए डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, नहमत सरफराज साहिबा और सुहेल वड़ायत साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और इस मुद्दे पे आते सबसे पहले आज ये जो क्योंकि कल आपने ये बात की कि जी तकिया कर सकती है हुकूमत इसके ऊपर, और एक नज़र आ रहा था कि जी अगर इनको अपील का हक़ मिल जाता है सो मोटो के ऊपर तो चलें एक लाइफ लाइन होगी, लेकिन आज इसके ख़िलाफ़ जो अपील थी, ऑल्दो ये बिल अभी कानून बना नहीं है,
अपील पहले एंटरटेन कर ली गई है, क्या आपको लगता है दुरुस्त है? और फिर जो बेंच है उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं। अभी से कहा जा रहा है कि जी उन जजेस को शामिल नहीं किया गया जो चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात के ऊपर सवाल उठाते थे। मैडम शेख, बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, बल्कि सबको पता ही चल गया होगा कि मेरे महबूब कायद उम्रा के लिए सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, नवाज शरीफ साहब। और ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब उम्रा नहीं करेंगे, हाँ जी, आपको भी पूरी कौम को मुबारक हो। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब उम्रा नहीं करेंगे, बल्कि आइन, मेरा कानून, मेरी जमहूरियत, मेरी सिविलियन बालादस्ती, मेरी वोट को इज़्ज़त दो और मेरा ये निज़ाम सब उम्रा करेंगे। लिहाजा आप समेत पूरी कौम को मुबारक हो और आपको डबल मुबारक हो। दूसरी मैडम शेख बात यह है कि राना साहब ने कहा आइन और कानून की हुक्मरानी तो नहीं होगी। तो आइन और कानून की हुक्मरानी तो बिल्कुल नहीं है सर। आइन और कानून की हुक्मरानी की राह में आप रुकावट हैं सर। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात, तो आप भाग रहे हैं उससे। और माइट इज़ राइट, आप ठीक कह रहे हैं, यही कानून, इसी पर आप अमल पैरा हैं और यही कानून चल रहा है। मैडम शेख, बात शुरू करने से पहले ये बता दूं कि पहले जो सियासी बहरान बना, फिर जो उसको बदला गया आइनी बहरान में, फिर बदला गया अदालती बहरान में, फिर आई हुकूमत बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट। सब बहरानों, सारे तसादम, तमाम लड़ाई और मुहाजराई के ज़िम्मेदार हैं हुक्मरान इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स। 90 दिन में इंतखाबात ना करवाना, वजह यह है ये तसादम शुरू हो चुका है, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इंतहा पर पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। और मैडम शेख, ये तसादम उस वक्त ही बढ़ गया था, शुरू हो गया था, जब अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जजेस की तज़हीक और किरदार कुशी की गई, जब 5 रुकनी बेंच के फैसले को अक़लियती करार दे दिया गया, जब इलेक्शन कमीशन ने अपना दिया हुआ शेड्यूल वापस लेकर इलेक्शन की नई डेट दी, जो और बकौल सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी, गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावज़ किया। मैडम शेख, ये तसादम तब भी बढ़ गया था जब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले को वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। ये तसादम, ये हुक्मरान इत्तेहाद, 3 रुकनी बेंच और सर तब भी बढ़ गया था जब उस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने तक पहुंच गया था। ठीक है। और जब एक तरफ फायजी साहब, अब सुनिए आखिरी बात, एक तरफ फायजी साहब बेंच का पुराना फैसला सामने आ गया और दूसरी तरफ फुर्तियों वाली कानून साजी हो गई। और जब सारे इंतखाबात को पार्लियामेंट के पीछे फेंक के पार्लियामेंट को आगे सर, कल आपके इस्लामाबाद में, आपके पड़ोस में ही कल ज़राए से खबर आई कि एक मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फायजीसा के दरमियान में। राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसका हवाला दिया और कहा कि इससे तासुर ये जा रहा है कि शायद मामलात में कुछ बेहतरी आएगी, इंटरनल मामलात शायद बेहतरी की तरफ आएंगे। राना साहब तो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, आप भी क्या समझते हैं कि होगा, या फिर आज जो बेंच बना है दोबारा, और जिस तरह से अभी बिल बना नहीं है उसकी अपील को पहले कर लिया गया है, सॉरी अभी एक्ट बना नहीं है उसकी अपील को पहले एंटरटेन कर लिया गया, तो इससे चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं? जी बिल्कुल बिगड़ सकती हैं। पहली बात तो यह कि मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात हुई, और कौमी असम्बली से हुकूमती बेंचों पर बैठकर तकरीर करके फायजीसा साहब ने ये मुलाकात सर, वो कौमी असम्बली दी थी, कन्वेंशन था। हाँ जी जी, नहीं जी, कौमी असम्बली में जरदारी साहब एक तरफ, इसहाक डार साहब दूसरी तरफ। चलिए उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए कन्वेंशन आइन का जश्न था और खूब मनाया गया। मुलाकात से मुतालिक मुझे बताएं, मुलाकात में भी आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि कुछ हो सकता है उसके बाद भी? नहीं, मुलाकात हुई जिसमें सारी चीजें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास भी बुलाया गया है, चीफ जस्टिस साहब ने जो इख्तिलाफी नोट वाले बेंच, वो जजेस हैं, उनको भी बेंचों में शामिल किया खुद अपने साथ। लेकिन ये इसमें 2 चीज़ें हैं मैडम शेख। एक तो ये है कि वो तमाम जजेस जिन्होंने आज खुद नोटिस पर अपनी राय दे चुके थे उनको शामिल नहीं किया गया, और उन जजेस को शामिल किया गया जो अभी तक इस पर नहीं राय दी थी। दूसरी बात ये, चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जाहिर है, जिसको वो बेंच में शामिल करें, लार्जर फुल बेंच। नहीं, आपको नहीं लगता कि कुछ तीसरी बात निकलने वाली है? महमल की तरफ वो बहुत लंबी लेव कर दिया आपने भट्टी साहब, बस अब बाकियों को मौका दे। चाय पीता हूँ मैं। ठीक है महमल, आप बताएं, राना साहब होपफुल है कि कल जो मुलाकात हुई है उसके बाद बेहतरी होगी, फिर वो कहते हैं ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं हमें कुछ होने वाली हैपनिंग से। भट्टी साहब ने भी हवाला दिया कि जुडिशल काउंसिल का इजलास भी है।
लेकिन आज जो एक्ट बनने से पहले ही एक्शन ले लिया गया, डू यू थिंक कि ये सही था या आपको लगता है कि ये चीज़ मामला को मज़ीद ख़राब करेगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये सही है, क्योंकि अभी तो जिस तरह आपने कहा कि वो अभी कानून तो नहीं बना और उस पर आप एक सुनवाई आप कर रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है कि एक चीज आई नहीं और आप उससे पहले ही उसके ऊपर जो है आपने कहा कि हम जरा सुनवाई कर ले, तो ये बिल्कुल मजीद तसादुम की तरफ लेकर जाएगा। और अगर मामला, जिस मीटिंग की बात हो रही है उससे अगर मामला हल हुए होते तो फिर तो एक्चुअली कोई मसला ना होता कि अगर ये कानून बन जाए, क्योंकि जब ये कानून, ये हियरिंग हो क्यों रही है, ये इसलिए हो रही है कि अभी ये कानून नहीं बना। अगर ये कानून होता तो फिर 3 लोगों की वो कमेटी बननी थी ना, फिर सीनियर मोस्ट जजेस ने भी साथ बैठना था। चीफ जस्टिस साहब अकेले बैठकर फैसला नहीं कर सकते थे कि इस पिटीशन को सुनना है या नहीं। बेंच तो ये बिल्कुल जो जी और वो वाली चीज भी सारी बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट और जो चीजें सुननी भी है उसके ऊपर भी बात होनी है। तो बात ये है कि ये जो फेलो जजेस कह रहे हैं कि एक वन मैन शो है, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि आप ये देखिए अलीना कि हम इवन पार्लियामेंट के अंदर भी ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई चीज करनी होती है तो काबीना उनके साथ होती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक चीफ जस्टिस है? ये कितने अफसोस की बात है अलीना कि ये हमारे मुल्क में जो इंसाफ है वो इस तरीके से हो रहा है कि जो भी बेंच बनता है, अभी बेंच बनेगा, अभी बेंच बात करने देना, फिर आती हूँ जी महमल। अभी बेंच यानी कि अनाउंस ही होता है और हम यहाँ पे 5 जो लोग हैं ना, हमें भी पता होता है कि फैसला क्या आना है, लोगों को भी पता होता है इस बेंच का फैसला क्या आना है। तो ये कितने अफसोस की बात है, मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इस किस्म के बेंचेस बनते आ रहे हैं। 1 तारीख है। अब आप देखिए, मैंने कहा पहले भी बात की थी कि फैजाबाद धरने के फैसले के बाद से आप मुझे बताइए कि काजी फाइज ईसा साहब जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज है, उनको कौन से बड़े बड़े बेंचेस पे बुलाया गया, उनको किस जुर्म की सजा मिली है कि पिछले 6 साल से वो उन बेंचेस का हिस्सा नहीं बन पा रहे? और क्या उसकी वजह यह है कि एक ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी कहते हैं कि जनरल अफेयर्स वगैरह पार्टी और मुल्क चला रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो क्या वो कोर्ट्स भी इस तरह से, इस पर सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं। और अब अलीना इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, मैं ये कहना जरूर चाहूंगी, आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली जियो फैक्ट चेक ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक आरटीआई के, अगर आरटीआई के अंडर हम ये पूछें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें क्या हैं, उनके पर्क्स क्या हैं, तो उसके ऊपर जवाब ये आया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार से कि उन पे लागू नहीं होता। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक कौमी इदारा है, लेकिन आरटीआई जो सब पे लागू होता है वो इनके ऊपर नहीं होता। ये रवैया है सुप्रीम कोर्ट का। आप ये मुझे बताइए कि फिर इस तरह क्या, ये इसका मतलब है अदलिया की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है? इसका मतलब है कि अदलिया अपने लार्जर बेंच बना दिया, लेकिन महमल अभी भी खुश नहीं है। अभी भी मसला है, फुल कोर्ट तो नहीं है ना इन्होंने। अच्छा आप मुझे हर मामले पे तो फुल कोर्ट नहीं बन सकता ना, अब नहीं है भाई, कानून साजी हो रही नहीं है, नहीं बनाना डिस्कशन। एक मिनट, महमल को कंप्लीट करने दे। जी, जिन्होंने कहा कि ये वन मैन शो नहीं होना चाहिए, जिन्होंने कहा कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उसके बाद हमें ये बेंच मिल जाते हैं कि उनमें से एक भी जज उस बेंच के अंदर नहीं है। तो ये जो आपकी जो सारी तमाम पावर्स हैं, इनके ऊपर जो एतराजात इसीलिए बन रहे हैं इस परसेप्शन की वजह से। अगर ये लगता है कि कानून और आइन और ये इंसाफ के फैसले हो रहे हैं तो फिर ये परसेप्शन भी ना हो, ये परसेप्शन भी ना हो। ये बहुत अफसोस। शहजाद महमल 8 रुकनी बेंच बन गया, लार्जर बेंच बन गया, लेकिन महमल अभी भी खुश नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये क्या पैगाम है बेंच? एक बात, सिर्फ एक बात, मुत्तहिदा भट्टी साहब को बहुत जोर से बात आई, हस्बा का इदारा बनाना चाह रहे थे, तो कानून बनने से पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने केस सुना था जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में रवायत मौजूद है, रिवायत बिल्कुल मौजूद है भट्टी साहब। लेकिन चौधरी साहब की रिवायत कोई अच्छी नहीं है, उन्होंने तो 18th अमेंडमेंट के बाद भी जो किया था और फिर इस तरह से एक नई तरमीम आई थी। नहीं, आपको याद ही होगा कि वजीर आजम काबीना को साथ रखता है। कौन रखता है जी? कितनी मर्तबा काबीना को पता होता है। लेकिन एक मिनट ना, ये बात काबिले बहस है भाई, इसको हम एड्रेस में डिक्टेटरशिप है मैडम महमल, मार्शल लॉ है पार्टियों में, कोई बोल सकता है? चौधरी निसार, जावेद हाशमी, लेकिन काबीना के बगैर मार्शल लॉ तो फिर भट्टी साहब मुस्तफा नवाज खोकर, ये कहां गए? उनके अपने जजेस कह रहे हैं, ये सारे कहां गए? एतजाज एहसन वगैरह कि कौन सी आज वन मैन शो और चक्कर में पड़े हुए हैं? और चीफ जस्टिस का इख्तियार है और उधर जमहूरियत, अपनी जमहूरियत उधर नहीं। वैसे एक सेकंड जिस अदालत ने फैसला करना है, जिस अदालत ने इंसाफ डिस्पेंस करना है,
अगर उस अदालत के ऊपर इस किस्म के एतराजात होंगे कि यहाँ पर वन मैन शो है, चलें ठीक है, भट्टी साहब मेमल सारे ये इंसाफ नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल गलत है भट्टी साहब, फिर ये मार्शल लॉ 15 में से 8 हैं, ये कानून भी सारे गलत हैं और फिर देख लेते हैं क्या होगा। शहजाद क्यों बनने दें भाई कानून? वैसे बाय द वे वैसे ये कानून है क्या शहजाद कि जब आपके खिलाफ आज खुद भट्टी साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया बनाने या इसके अंदर ये है कि जो पार्लियामेंट ने जो है उन्होंने पिटीशन सुनने का बताना है, फेलो जजेस की बात है ना, पार्लियामेंट तो नहीं इसके अंदर कुछ कह रही। ठीक है, वैसे इस बिल के ऊपर जहां तक 184(3) के इख्तियारात हैं, यानी किस तरह से बेंच बनाना है, किन मामलात के ऊपर होनी चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर तो तकरीबन सारे एक पेज पर है। अपील के हक से मुतल्लिक फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स से। हमें एक ब्रेक लेनी है जल्दी से, उसके बाद वापस आते कंटिन्यू करेंगे। शहजाद मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, ये जो सारा अभी हम बात कर रहे थे इसके ऊपर। एक तो देखें जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ अरसे से होता आ रहा है बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से, सुमोटो लेना या नहीं लेना, ये एक अलहदा मैटर है जो एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है और इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। इस पर जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने एक अलहदा मामला है जहां तक, और दोनों में माइट इज राइट देखा जा रहा है वहां पे, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास कुछ पावर्स हैं रूल्स के मुताबिक, इसलिए वो जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसा लगता है माइट इज राइट कि वो जो फैसला करेंगे वो सही होगा। लेकिन जहां तक इलेक्शन का मामला है, मैं पहले जरा इसको एड्रेस कर लूं। यहां पे तो 100% हुकूमत जो है वो माइट इज राइट की पॉलिसी पर है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, पहले वो कहते थे आप असेंबली तोड़े इलेक्शन करवाएंगे, वो नहीं कर रहे और ये किसी हुकूमत के बस की बात नहीं होती। ऑब्वियसली इस वक्त क्योंकि उनको एक सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की भी, तो वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, उसको वो मानना नहीं चाह रहे, पार्लियामेंट से वो करारदाद लेकर आ जाते हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे। तो यहाँ तो राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली माइट इज राइट का असूल जो है हुकूमत अडॉप्ट कर रही है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम हमारी मर्जी हम नहीं होने देंगे, हम हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सेंसस नहीं हुआ, जितनी भी उन्होंने इस वक्त रीजनिंग दी है वो सब बहानेबाजी है इलेक्शन में ताखीर करने की। और उसकी वजह हमें पता है कि इस वक्त सही हो या गलत हो, नून लीग की पॉपुलैरिटी कम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादा है। वो फैक्टर्स क्या है उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं कि किस तरह पॉपुलैरिटी बढ़ी किसकी कम हुई। लेकिन जहां तक ये केस है, और मैं उस पर भी आता हूं कि चीफ जस्टिस साहब अपना माइट इज राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले जो केस है इसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट नुकात हैं। एक तो ये कि आपने कहा ये कानून नहीं बना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोबारा प्रेसिडेंट के पास जब गया है असेंबली से पास होके, तो प्रेसिडेंट ने इसको साइन नहीं किया है, ना ही 10 दिन गुजरे हैं। अच्छा, कानून ये है कि अगर प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो फौरन कानून बन जाएगा, अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते और 10 दिन गुजर जाते हैं तब भी वो एक एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि इनैक्ट हो जाता है वो कानून, तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, वो ऑपरेटिव एक लेजिस्लेशन होती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट ने साइन किए ना 10 दिन गुजरे, इसलिए वो कानून नहीं बनाए। तो एक ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या जो इसको सेट असाइड करने की पिटीशन सुन रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं प्री मैच्योर तो नहीं है? अच्छा, इस पर कुछ कानूनदान से मेरी बात हुई, मैं खुद तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं लीगल, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एक चीज इस्तेमाल हो सकती है वो ये है कि क्योंकि ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा लिहाजा उसको चैलेंज किया गया है। लेकिन वो भी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि कानून बना नहीं है, क्योंकि अगर कानून बन जाता तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो बेंच तश्कील करे, फिर एक 3 रुकनी कमेटी होती जो कि टॉप 3 जजेस पे थी, वो एक फैसला करती कि बेंच में कौन कौन बैठेगा। तो कानून तो ऑब्वियसली अभी तक नहीं बना है और इसीलिए वो इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि शायद ये प्री मैच्योर है, और जो हवाला दे रहे हैं इस वक्त भट्टी साहब के इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे भी हुआ था, हुआ होगा, लेकिन ये एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है कि कोई चीज एक्ट बनने से पहले आप उसको टेक अप कर लें। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट है कि फिर जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि आप सुप्रीम कोर्ट ना लेके जाते, आप किसी हाई कोर्ट लेके चले जाते। अब मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट इन मामला से डील कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे अभी तक ये कानून अगर बन भी जाएगा तो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है बेंच। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था इन्होंने। जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट अलीना बात है ना वो ये बेंच फॉर्मेशन हवाले से, यहाँ तो देखें चीफ जस्टिस साहब जो है वो माइट इज राइट इस्तेमाल कर रहे हैं और एक अरसे से करते हुए आए हैं। आज भी लोग इस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे हैं ये तो 8-0 वाला बेंच बन गया है, ये तो आपने हम ख्याल लोग चुन लिए हैं, यानी कि और पीटीएस से जो आवाज आती है वो ये होती है कि जो दूसरे जजेस है वो आपस में हम ख्याल है इसलिए उनको नहीं रखा। एक तो आज 8 मेंबर जब बना है ये बेंच, तो इससे एक तो जो इंप्लाई करने की कोशिश की, जो मैसेज देने की शायद कोशिश है वो ये है कि 15 जजेस का जो फुल कोर्ट है उसमें हमारी स्ट्रेंथ 8 है, आपकी 7 है। एज ऑफ नाउ तो यही नजर आ रहा है। अब ये पता नहीं अगर 8-0 फैसला नहीं आता तो शायद कुछ और हो जाए, लेकिन ये मेरे ख्याल से जो हम कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं, देखिए इख्तियारात का ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्तेमाल करना, उसको जस्टली इस्तेमाल करना, फेयरली इस्तेमाल करना, ये भी जरूरी है।
ये अगर आपके पास इख्तियार है बेंच बनाने का, तो आप ये तासुर नहीं दे सकते कि मैं हम ख्याल जजेस ही अपने साथ बिठाऊंगा और दूसरे जजेस को नहीं बिठाऊंगा। इससे तो ऑब्वियसली जो इंसाफ का इदारा है जिसने इंसाफ करना है उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही डाउट होगा ना। और इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि इस तरह की सवालें उठ रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो कानून है वो बड़ा अच्छा है इस लिहाज से, तो एक कमेटी होगी, बल्कि 3 रुकनी कमेटी क्यों हो, 5 जजेस हो, टॉप 5 जजेस हो, वो फैसला करें कि सुमोटो किस पे बनता है किस पे नहीं बनता। बेंच अगर स्पेशल बनेगा उसकी तश्कील किस तरीके से होगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मामला जो आपने भी अपील वाला, उसमें मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो मुत्तफिक है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि आइन में इसको लिखा हुआ है कि आपकी अपील नहीं है, उसमें आप रिव्यू में जा सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से प्रॉब्लमेटिक है जहां तक ये बिल है। एग्जैक्टली, एंड दैट इज द ओनली ऑब्जेक्शन जो उठाते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी कानूनी माहिरीन से बात हुई है, एक और मुझे ज़रा नुक्ता क्लियर कर दीजिएगा अगर आपने सवाल पूछा हो। अगर प्रेसिडेंट ऑब्जेक्शन उठा दें कानून साजी के ऊपर, जैसे हमने देखा पहले इंडिविजुअली दोनों हाउसेज से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, फिर प्रेसिडेंट ने बहुत लंबा एक ख़त लिखा और उसमें बताया कि किन वजूहात की बिना पर वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से प्रेसिडेंट अपना इख्तलाफ जाहिर कर दें तो फिर क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है या वो भी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे ख्याल से तो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन एक दफा प्रेसिडेंट ने एतराज किया, वापस गया पार्लियामेंट में, वापस वो उन्होंने पास करके भेज दिया, तो वो ऑटोमेटिकली 10 दिन में कानून बन जाएगा। एक और मामला भी इसमें उठाया जा सकता है और मेरे ख्याल से शायद ये क्वेश्चंस भी जब ये समाज शुरू हो तो उठाए जाएं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बिल बेसिकली क्या कह रहा है, ये बिल ये कह रहा है कि जो चीफ जस्टिस से होल एंड सोल इख्तियारात थे वो डिवाइड हो जाएंगे टॉप 3 जजेस में। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी शायद उठाया जा सकता है कि क्या चीफ जस्टिस खुद उस बेंच पे बैठे, उस बेंच का हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकते। टेक्निकली हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हीं की पावर्स के हवाले से बात है, या इस पे भी सवाल उठेगा, ये भी मेरे ख्याल से। बट आपने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दिया, आप कहते हैं कि ये जो बेंच इस केस में भी बना है ये एक पैगाम है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक है सोहेल वड़ाइद साहब। चुकी बात रही नहीं कि अलीना, यहाँ तो हर बंदा यही कह रहा है कि 8-7 है, बीच में स्पेक्यूलेशन हो रही थी कि 8-7 शायद दूसरी तरफ चला गया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो 8 का जो नंबर, एक तो देखिए इट्स एन इवन नंबर, नॉर्मली आप देखते हैं बेंच बनता है ऑड नंबर ताकि अगर कोई जरूरत ना पड़े रेफरी जज की 4 ऑल ना हो जाए, तो ऑड नंबर बनता है। तो मुझे तो ऐसा ही तासुर मिल रहा है। सोहेल वड़ाइद साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये पार्लियामेंट के आमने सामने आ गई है और हुकूमत के आमने सामने आ गई है, लेकिन और ये जो बेंच बनाया गया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चल रहा है कि हम ख्याल जजेस हैं, कि वही जजेस हैं जिन्होंने पिछली जो जजमेंट है वो हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के हक में दी है और चीफ जज के हक में दी है। तो बड़ी वाज़ेह 2 तकसीम नज़र आ रही है। एक तरफ चीफ जस्टिस, उनके जजेस, ये 8 वाले जजेस और 7 पीटीआई, ये एक तरफ है, दूसरी तरफ हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है और वो 7 जजेस हैं। तो ये तकसीम जो है बड़ी वाज़ेह है, लेकिन जाहिर है जीतेगा वो जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी। अल्टीमेटली तो फैसला जो है ताकत का फैसला होना है कि ताकत किसके साथ है। अगर फर्ज करें जनरल जहांगीर करामत के ज़माने में सजाद अली शाह साहब जो थे उन्होंने फैसला कर दिया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो बात तो यह है कि इम्प्लीमेंट कौन करे। इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ताकत की जरूरत होती है, इक़्तिदार की जरूरत होती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर इस तरह फैसले करेगी जिनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो यकाव तनहा रह जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये नौबत नहीं पहुंचनी चाहिए, ये आइन और कानून का मजाक होगा। अब भी ज़रूरत है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, अब भी ज़रूरत है कि सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करें, अब भी ज़रूरत है कि कंसेंसस से रास्ता निकाला जाए। सर, आप बड़ी तशवीशनाक बात करें फुल कोर्ट वगैरह के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर तो मैं बात करती हूँ, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अगर हम इसको जांचें तो और अगर तसादुम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तनहा रह जाएगी, सर आप इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। अगर ये तसादुम अपनी इंतहा पे पहुँच जाता है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई इस्तीफा या कोई अलहदगी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसी कयास आराइयाँ भी हो रही हैं? देखिए, बड़ी सिंपल बात है ना कि इस अगर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे देती है, जैसे ये 8 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पहले से पता है कि इसका फैसला हुकूमत के खिलाफ ठीक है। अब अगर हुकूमत के खिलाफ आएगा फैसला, तो क्या हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी? नहीं करेगी। वो बार बार कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। जी। वो पार्लियामेंट में करारदाद पास। अब सवाल है इम्प्लीमेंट कौन कराएगा सुप्रीम कोर्ट? ये बड़ा अहम सवाल है। सर, एक ब्रेक की इजाजत, हाँ, ये एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, हमें एक ब्रेक लेनी है जल्दी से, उसके बाद वापस आते कंटिन्यू करेंगे।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसके ऊपर अपील की समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच। हमारे तज्जियाकार कहते हैं कि जी इससे तसादुम उनको बढ़ता हुआ लगता है, किसी तरह से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में जो मामला है वो हल होते हुए नहीं लगते। लेकिन भट्टी साहब, जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होते और सिचुएशन अपनी इंतहा की तरफ जाती है, तो फिर आप इस सारी चीज़ का एंड रिजल्ट क्या देख रहे हैं? मैडम शेख, एंड रिजल्ट तो है कि इलेक्शन से भागना, वही देख रहा हूँ। इलेक्शन होता नहीं देख रहा, बाकी सब कुछ होता देख रहा हूँ। सर, हुकूमत वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, नतीजा क्या निकलेगा? जी 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 जी, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। मैडम शेख, मैं वो जो जैसे दरमियान में बता रहा था, वो शहजाद और महमल बात कर रहे थे, मुत्तहदा मजलिस अमल हस्बा इदारा बनाना चाहते थे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तरह का। तो बिल आया, कानून नहीं बना था, कानून साजी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, हस्बा बिल को ही कालअदम करार दिया और हमारे हर दिल अजीज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने केस सुना और कानून साजी से पहले ही रोक दिया, और वो भी 8 रुकनी बेंच बना था। दूसरी बात ये, शहजाद ने कहा रवायत ऐसी नहीं है, ठीक कह रहे हैं। देखें, रवायत तो ऐसी भी नहीं है कि एक तरफ आज खुद नोटिस पे वो क्या उसको कहते हैं, कानून साजी हो रही हो या इलेक्शन की बात हो रही हो तो टाइमिंग और कानून साजी हो जाए। रवायत तो ये भी नहीं है कि कानून साजी उनके खिलाफ हो जाए जिनके खिलाफ आप रेफरेंस उमर अता बंदयाल साहब के साथ ला रहे थे। इख्तियारात किसके कम करने थे, ये भी रवायत नहीं थी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दें। किरदार कुशी की रवायत भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की जलसों में तस्वीरों की भी रवायत नहीं थी। और वैसे मैडम शेख, मुझे एक बात याद आ रही है, तनवीर इलियास साहब को, जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म हैं, उनको हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने नाअहल कर दिया। ये कोई एक बोला है पीडीएम का या हुक्मरान इत्तेहाद के गलत हुआ है, वोट की इज्जत दो ख़त्म हुई है, सिविलियन बालादस्ती ख़त्म हुई है, या जजेस ने फाड़ दिए हैं पर्चियाँ करोड़ों? क्यों? क्योंकि वो मुखालिफ के वजीर आज़म थे, ये अपने के अपना ना हो। तो माइट इज़ राइट हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है, लड़ाई हुक्मरान इत्तेहाद पैदा कर रहा है। इस सतह पर हुक्मरान इत्तेहाद लेके आया है सारों को, सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट लेके आया है, और इस तकसीम और पार्लियामेंट के पीछे रहकर वो इंतखाबात नहीं करवाना चाहता। तो ये रवायतें जो पहले थी, जवाब सुन ले, ये आज जो हैं ये पहले कभी नहीं थी। जवाब सुन ले शहजाद। देखिए, ये जो इलेक्शन का मामला है, मैंने इसीलिए कहा 2 अलग चीजें हैं। एक तो इलेक्शन का मामला है और एक जो सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि जजेस के दरमियान इख्तिलाफात है और उसकी वजह क्या है। लेकिन शहजाद, इस इलेक्शन की वजह से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। नहीं भट्टी साहब, अगर आप बाकी सारी तो कहानियां है ना, नहीं फ्राई पैन कहानियां है ना, बाकी सारी तो नहीं भट्टी साहब, फ्राई कोई ऐसे नहीं है भट्टी साहब। 2 अलग मैटर हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं वो एक अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। वो जब इलेक्शन वाला मामला अदालत में गया था उससे पहले भी चलते आ रहे हैं, और वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीफ जस्टिस की भी है जो उनसे पिछले आए थे, जिन्होंने बेदरीक सुमोटो केसेस लिए, उनका इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। वो मसला पहले से चलते हुए आ रहा है। ये जो मामला है इलेक्शन का, इसमें तो 100% ये तो मामला अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने कहा माइट इज राइट, तो उन्होंने कहा हम तारीख नहीं देंगे। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें रूल्स में चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इख्तियारात प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत के नहीं होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास होने चाहिए। तो ये उस वक्त क्यों नहीं कह रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब गवर्नर डेट नहीं दे रहा था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मुशावरत नहीं कर रहा था? तो ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों जिम्मेदार है इलेक्शन को डिले करवाने में। ठीक है। और ये मामला अदालत में जाता ही नहीं अगर ये मैटर रिजॉल्व हो चुका होता। लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक अरसे से ये बात की जा रही है कि अगर चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियारात मौजूद भी हैं, तो उन इख्तियारात को उन्होंने इंसाफ के जरिए इस्तेमाल करना है। उन्होंने एक फेयरनेस दिखानी है, उसमें शफाफियत दिखानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इल्जामात लगना शुरू हो जाए कि ये बेंच मंजूर नहीं है। जहां तक ये तनवीर इलियास वाली बात है, कल जो फैसला था, एक तो इतना जल्दबाजी में फैसला दिया गया, परसों उनको नोटिस जारी किया गया, कल उन पर जो है कंटेम्प्ट लगा दी गई और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कि सारा कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ है, और वो भी जब वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग रहे थे। और यहाँ पे मामला क्या था? स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट। तो अगर यही प्रेसिडेंट है और इसको इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो मेरे ख्याल से पूरी पार्लियामेंट ही नहीं बचेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हुकूमत ने न सिर्फ कैबिनेट को बल्कि पूरी पार्लियामेंट को आगे कर दिया। मुझे ये प्रैक्टिकली होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी पार्लियामेंट को ना हेल करेगी या उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। लेकिन जो अब नोटिस दिए हैं, मेरे ख्याल से एक सख्त जो रिएक्शन जरूर आएगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उसके बावजूद आपने अपने तज्जिये में 3 बातें कर दी। अच्छा, एक सेकंड
एक सेकंड महमल, शहजाद मुझे ज़रा इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपने भी शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात की, अगर ये इंतहा को पहुंचता है अपने तसादुम, तो फिर आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत वर्सेस अदालत या सुप्रीम कोर्ट का एक अदालत तो नहीं, अब तो पार्लियामेंट वर्सेस अदालत है। चले पार्लियामेंट वर्सेस, सर पार्लियामेंट में कौन है इस वक्त? वो अक़लियत में है बिल्कुल, जो बाकी डाइसेंटिंग है। आप क्या देख रहे हैं, कौन बैकआउट करेगा और इसका फिर जहां तक इलेक्शन कोई बैकआउट नहीं करेगा। हम तो ये पार्लियामेंट में कौन थे, ये आइन की गोल्डन जुबली वाले बात करने देना, मुझे उनकी बात नहीं समझ, एक मिनट शहजाद को बात करने दे, बात नहीं समझ कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया मेरे ख्याल से। ये जो आज इन्होंने बेंच तश्कील दिया वो कहीं से बैकआउट करते हुए नजर नहीं आ रहे। कुछ पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो की गई है वो दुरुस्त है, उनको रहना चाहिए, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से अगर आप पार्लियामेंट के पीछे छुपेंगे कि हम फैसला नहीं मानते, करारदाद पास हो गई, मेरे ख्याल से उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप कोई इंतहाई डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं, जिस तरह की कुछ कयास आराइयाँ भी हो रही हैं, थोड़ा सा सुहेल साहब ने भी कुछ इशारा किया, आप क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं? जैसे किस किस्म की डेवलपमेंट होने की बात कर रही हैं आप, कि मुल्क में कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई मार्शल लग जाए? मैं तो उड़ रही थी, इस्लामाबाद में एक खबर उड़ रही थी कि चीफ जस्टिस साहब अपने जो उन्होंने हुक्म दिया उस पर अमल करवाएंगे, मगर तौहीन अदालत या उस तरफ नहीं जाएंगे। दानिश और तहम्मुल और सब्र से ये जो कल मुलाकात हुई उसमें भी ये तय हुआ, और अब आगे आके ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, से सारा कुछ करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये तो सबके मुफाद में। महमल आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? अलीना, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि देखिए, अगर ये जिस तरह सुनवाई हो और इस चीज को जो कभी कानून बना ही नहीं और उसको अगर स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, इस तरह की होती है, तो पार्लियामेंट तो बार बार वो कानून ला सकती है, बार बार फिर उसके ऊपर ये क्या इस तरीके से करेंगे कि इतना ज्यादा तसादुम हो जाए कि आए दिन एक बिल आए और बिल बनने से पहले कानून जो है वो स्ट्राइक डाउन कर रहे हो, उनकी सुनवाई हो रही हो, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं, क्योंकि इससे मसला ये होगा कि कल को इतना ज्यादा तसादुम बढ़ जाएगा कि कोई भी चीज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो फैसला है उसको दूसरे इदारे अगर मानने से और इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर देंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं। फिर एक्चुअली हम उस जगह पर, उस नहज पर जाएंगे कि जिसका सुहेल साहब भी इंडिया दे रहे हैं और हम भी यहाँ बैठे हुए काफी अरसे से दे रहे हैं, कि ये ना हो कि ये आइन, कानून, जमहूरियत, पार्लियामेंट, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो है वो खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए बेहतर यही है कि ये तसादुम ना करें और आपस में बैठकर ये मामलात भी तय होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट तो आपस में नहीं बैठ रहे जजेस, यानी कि ये बेंच भी आप देख लें तो इस बेंच के अंदर वो वाले जजेस ही नहीं है कि जिन्होंने एक्चुअली एतराजात उठाए थे। सुहेल साहब हमेशा बड़े होपफुल होते हैं और बड़ी अच्छी बात मुझे उनके बारे में ये लगती है। सुहेल साहब, आप कल की मीटिंग के लिए कितने होपफुल हैं? सारे जजेस साथ मिलकर बैठेंगे, क्या आपको लग रहा है इस मामले का कोई हल हो जाएगा, आगे निकलेगा, या फिर आज का जो बेंच बना है वो मामलात को मजीद खराब कर देगा? देखिए जी, आज का बेंच तो मामलात को मजीद खराब करेगा, ठीक है, लेकिन अगर कल आपस में इत्तेफाक हो जाता है फुल कोर्ट से, और फुल कोर्ट में बैठ के डिसेंटिंग जजेस भी बैठते हैं और ये कोई इलेक्शन की डेट के बारे में, नवाज शरीफ के केस के बारे में, आज खुद नोटिस के बारे में, सारे मामलात पर इकट्ठे डिस्कशन करते हैं और कोई फैसला कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। इमरान खान भी कह चुके हैं, हुकूमत भी कह चुकी है, तो मेरा ख्याल इससे अच्छी तो अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है कि बुरहान का एक चुटकी में हल निकल रहा है। तो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब बना नहीं रहे, फुल कोर्ट बना दे तो सब उसको मानने को तैयार है। सर, ना सिर्फ फुल कोर्ट बल्कि फुल कोर्ट से आगे बढ़ के भी वैसे जितने बेंचेस बन रहे हैं या जनरली उसमें इक्वल अगर नुमाइंदगी हो ऐसे जजेस की भी, जो ख़ास तौर पे ये जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर इख्तलाफ करते हैं, अपनी रिजर्वेशन जाहिर करते हैं, तो फिर आई थिंक सबकी ऑब्जेक्शंस रुक जानी चाहिए। बहरहाल इसको आने वाले दिनों में भी हम मौजूए बहस बनाएंगे, देखते हैं अब क्या होता है। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।